इसरो ने चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लॉन्चिंग से भारत का कद साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। अब चंद्रयान 3 के बाद इसरो पूरी तरीके से रेडी है आदित्य L1 मिशन के लिए। आदित्य L1 की बात करें तो ये 2 सितंबर को लॉन्च के लिए पूरी तरीके से रेडी है और ये ऑब्जर्व करेगा सूर्य को, सूर्य के बारे में समझेगा। पर अगर हम इसरो की जर्नी की बात करें तो इसरो के जितने भी चेयरमैन्स रहे हैं राइट फ्रॉम द स्टार्ट 1963 से लेके 2022 तक, यानी कि अभी जो प्रेजेंट चेयरमैन है डॉक्टर एस सोमनाथ, उनसे पहले जितने भी चेयरमैन्स रहे हैं, जितने भी चेयरमैन रहे हैं, उन सबका एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन रहा है इसरो की इस जर्नी में। सो हेलो एवरीवन, दिस इज ऋषभ सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी IQ स्पीसेस प्लेटफॉर्म। और आज हम डिस्कस करेंगे 1963 से लेके 2022 तक जितने भी इसरो के चेयरमैन रहे हैं, उनका क्या रोल रहा है, उनका किस तरीके का कंट्रीब्यूशन रहा है, जिससे इसरो आज ग्लोबल लेवल पर एक रिकॉग्नाइज्ड स्पेस एजेंसी है। कई ऐसे देश हैं जो इसरो से कोलैबोरेट करना चाहते हैं, उनसे टेक्नोलॉजी सीखना चाहते हैं, किस तरीके से मिसाइल लॉन्च होता है, ये सारी चीजें सीखना चाहते हैं। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत सफर रहा है 1963 से लेके 2022 तक। और इसमें जितने भी चेयरमैन रहे, जितने भी पहले से लेके अभी प्रेजेंट डॉक्टर एस सोमनाथ, सभी का एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। तो आज हम जल्दी जल्दी सभी चेयरमैन्स को जानेंगे, समझेंगे कौन कब किस ईयर में रहा है, किसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। तो ये बहुत ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होने वाली है, पर एक आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे इसरो के चेयरमैन के बारे में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्योंकि आप सबको पता है कि इसरो न्यूज में है, न्यूज में रहेगा, क्योंकि बहुत से एम्बिशियस मिशन जो है वो इसरो लॉन्च करने वाला है। तो आपको ये बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि 1963 से लेके 2022 तक कौन कौन इसरो के चेयरमैन रहा है, कब कब, किस किस टेन्योर तक, और उन सभी चेयरमैन का क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, किन किन प्रोजेक्ट्स में वो चेयरमैन का टेन्योर या कंट्रीब्यूशन रहा है। तो आज हम वो सारी चीजें एक ही वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले इंफॉर्मेशन है कि पढ़ाई से संबंधित कोई भी डाउट है, आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर मुझसे जुड़ सकते हैं। डाउट आपका चाहे एकेडमिक हो, चाहे नॉन एकेडमिक हो, प्रिपरेशन से रिलेटेड हो, गाइडेंस रिलेटेड हो, जो भी डाउट है आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर जुड़ सकते हैं। तो अगर हम बात करें 11 इसरो चेयरमैन जो है वो अपॉइंट हो चुके हैं 1963 से, ठीक है। 1963 से आपका 11 चेयरमैन जो है वो अपॉइंट हो चुके हैं, और जो प्रेजेंट चेयरमैन है डॉक्टर एस सोमनाथ जी, ये आपके 11th इसरो चेयरमैन है। इसको भी ध्यान रखिएगा, ये स्टेटमेंट को भी ध्यान रखिएगा। आपसे पीटी में पूछा जा सकता है कि प्रेजेंट इसरो चेयरमैन इज 10th और 11th, तो इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। तो प्रेजेंट इसरो चेयरमैन जो हैं ये आपके 11th इसरो चेयरमैन है। और डॉक्टर एस सोमनाथ की बायोग्राफी मैंने कवर करी है, तो आप अगर आपने वो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, आपको आई बटन में वो दिख जाएगा, तो उसे जरूर से देख लेगा। पूरी डिटेल मैंने बताई कि किस तरीके से अर्ली लाइफ रहा है डॉक्टर एस सोमनाथ का, किस तरीके से उनका एक रिमार्केबल करियर रहा है, क्या क्या अवार्ड्स उनको मिले हैं, किस तरीके से उन्होंने चंद्रयान 3 मिशन को संभाला, ये सारी चीजें जो है उनकी बायोग्राफी में मैंने कवर करी है। तो अगर आपने नहीं देखा तो उसको जरूर से देखिएगा। तो फिर सीरीज को स्टार्ट करते हैं, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले चेयरमैन से। तो अगर हम इसरो के फर्स्ट चेयरमैन की बात करें तो वो हैं विक्रम साराभाई जी। ये कब से कब तक थे? ये आपके 1963 से लेके 1972 तक थे। और ये स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा कि इन्हें कंसीडर किया जाता है एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। इन्हें कंसीडर किया जाता है एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। ये स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि आपसे पीटी में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। एक और चीज आपसे पूछूंगा कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? आप सबको पता होगा, पर आंसर जरूर देना। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सबको आंसर पता होगा, पर ठीक है फिर से दे दीजिए। अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो जिनको नहीं पता होगा, वैसे मुझे लगता है कि सभी को पता होगा, पर जिनको नहीं पता है तो वो एक बार सर्च करके फिर कमेंट्स में जरूर से आंसर दीजिएगा। तो पहले चेयरमैन, ये भी पूछा जा सकता है कि इसरो के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? तो इसरो के फर्स्ट चेयरमैन थे आपके विक्रम साराभाई। 1963 से लेके 1972 तक थे, और इनको फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम बोला जाता है। और इन्हीं के टेन्योर में कुछ इंस्टीट्यूट्स भी स्टैब्लिश्ड हुए थे, जैसे आपका फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी कहां पर है, ये भी पूछा जा सकता है। मैच द फॉलोइंग पूछा जाता है, तो उसको ध्यान रखिएगा। फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी कहां पर है? अहमदाबाद में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM अहमदाबाद, इन्हीं के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ये कहां पर है? फिर आपका फास्टर ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर आपका कलपक्कम, ठीक है।
तिरुवनंतपुरम, फिर आपका कलपक्कम, फिर आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM अहमदाबाद और फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी अहमदाबाद। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जो विक्रम साराभाई जब इसरो के चेयरमैन थे तो उनके दौरान जो है ये सारे इंस्टीट्यूट्स ओपन हुए थे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि किनके टेन्योर के दौरान या किनके द्वारा ये इंस्टीट्यूट्स खोले गए थे, या सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये पूछा जा सकता है कि मैच द फॉलोइंग बोल देगा और आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे देगा, इंस्टीट्यूशन का नाम दे देगा और मैच द फॉलोइंग बोल देगा कि किस सिटी में या किस स्टेट में। तो इसको ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर इसके बाद आगे बढ़े तो सेकंड चेयरमैन की बात करें तो थे आपके MGK मेनन। ये थे आपके जनवरी सितंबर से लेके 1972 तक। हालांकि बहुत बड़ा टेन्योर नहीं था, पर इनका कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। टेन्योर लंबा और छोटे से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, उस टेन्योर के दौरान आप क्या चीज कर रहे हो और उस चीज का इंपैक्ट कितना ज्यादा लास्टिंग है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो टेन्योर कभी मत देखा करिए कि बहुत लंबा टेन्योर है तभी कुछ बहुत चीजें अच्छी होंगी। बहुत से ऐसी चीजें होती हैं जो कम टेन्योर में भी ऐसी चीजें हो जाती हैं जिसका इंपैक्ट जो होता है, जो पॉजिटिव रिजल्ट्स होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। और इनकी अगर हम बात करें तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क रहा है कॉस्मिक रेज में। ठीक है, अभी हम ये बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इस लेक्चर में हम सिर्फ इसरो के चेयरमैन को ही देख रहे हैं। अगर आपका ये सब डाउट है कि कॉस्मिक रेज क्या है, पार्टिकल फिजिक्स क्या है, तो इसका एक सेपरेट वीडियो बना सकते हैं अगर आप कहोगे तो कॉस्मिक रेज हो गया। फिर इनका पार्टिकल फिजिक्स में एक बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट था, बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन था। फिर हाई एनर्जी इंटरैक्शंस, ठीक है, जो हाई एनर्जी इंटरैक्शंस होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं कि किस तरीके से वो इंटरैक्ट करते हैं जब उनकी जो एनर्जी होती है वो काफी ज्यादा हाई होती है, काफी ज्यादा बहुत ज्यादा होती है, तो वो किस तरीके से उस स्टेट में इंटरैक्ट करते हैं, इस पे इन्होंने बहुत ज्यादा स्टडी करी और उसके अकॉर्डिंग जो है इनका कंट्रीब्यूशन इन सब चीजों में रहा है। कॉस्मिक रेज हो जाए, पार्टिकल फिजिक्स हो जाए, और साथ ही साथ आपका हाई एनर्जी इंटरैक्शन, जब एलिमेंट्स जो होते हैं जब उनकी एनर्जी की जो स्टेट रहती है वो बहुत ज्यादा हाई रहती है, तब वो कैसे इंटरैक्ट करते हैं, उसको ये सारी चीजें जो स्टडी करी गई थी। फिर इन्होंने ही टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ठीक है, इनका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जो कि मुंबई में, इसको भी ध्यान रखिएगा कहां पर है। इस ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने के लिए, नर्चर करने के लिए एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है MGK मेनन जी का। फिर अवार्ड्स भी जीते इन्होंने, अब्दुल सलाम अवार्ड, ठीक है, और ये साथ ही साथ पॉन्टिफिशिकल एकेडमी ऑफ साइंसेस के मेंबर भी रहे, ठीक है, मेंबर भी रहे, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े तो फिर आते हैं सतीश धवन जी। इनका टेन्योर क्या था? इनका टेन्योर था 1972 से लेके 1984 तक। तो अगर हम बात करें इनके टाइम पे जो ऑपरेशनल सिस्टम हुए थे, जैसे आपका इनसैट हो गया, फिर आपका PSLV हो गया, ठीक है, PSLV हो गया, इनके टेन्योर में इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा काम किया गया था। फिर साथ ही साथ इन्होंने कई फील्ड में रिसर्च बहुत करी थी, ठीक है, जैसे आपका टर्बुलेंस हो गया, बाउंड्री लेयर्स हो गया, और साथ ही साथ ये जो है आपका डायनेमिक फ्लूइड्स, जो फ्लूइड डायनेमिक्स जो होता है, इस पे बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट भी इन्होंने बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट और स्टडी भी इस फ्लूइड मैकेनिक्स पे करी थी। जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। अगर कोई सिविल का होगा तो उसको भी पता होगा, एक मैकेनिकल का होगा उसको भी पता होगा फ्लूइड डायनेमिक्स कितना ज्यादा टफ होता है और कितना ज्यादा क्रिटिकल होता है। आसान लगता है पर उसके जो क्वेश्चंस होते हैं सॉल्व नहीं होते हैं। आई होप जो इंजीनियर्स देख रहे होंगे वो एसोसिएट कर सकते हैं। चौथे नंबर पे बात करें तो वह आपके UR राव, ठीक है, उदुपी रामचंद्र राव जी। इनका टेन्योर क्या था? इनका टेन्योर था 1984 से लेके 1994 तक, ठीक है, 1994 तक, और इनको बोला जाता है द सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया। ये भी स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, द सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया, क्योंकि इनके टेन्योर में सैटेलाइट्स पे बहुत ज्यादा काम किए गए थे, ठीक है, सैटेलाइट्स पे बहुत ज्यादा काम किए गए थे इसरो के द्वारा। तो इस वजह से उदुपी रामचंद्र राव जी को क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है द सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया। ये स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा, ये स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन, इनका टेन्योर क्या था? इनका टेन्योर था 1994 से लेकर 2003 तक। इनके दौरान PSLV और GSLV जो हमारे लॉन्च व्हीकल्स हैं, ठीक है, PSLV और जो आपका GSLV जो हमारे लॉन्च व्हीकल है। अच्छा, स्टेटमेंट बताइएगा कि जो चंद्रयान 3 था वो कौन से लॉन्च व्हीकल से लॉन्च हुआ था, ठीक है, कौन सा लॉन्च व्हीकल इस्तेमाल हुआ था? तो अगर हम कृष्ण स्वामी जी के टेन्योर की बात करें तो इनके टेन्योर के दौरान, जो कि 1994 से 2003 तक था, इनके टेन्योर के दौरान PSLV और GSLV में बहुत ज्यादा काम किया गया, ठीक है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव एफर्ट किए गए थे, जिस वजह से बाद में फिर ये सभी प्रोग्राम सक्सेसफुल हुए थे। देखिए कोई भी प्रोग्राम होता है ना, जो लॉन्च व्हीकल होते हैं वो
इमीडिएटली नहीं चीजें इमीडिएटली वो सक्सेसफुल नहीं होता, उसके पीछे कई चीजें, कई स्टडीज चलती हैं और धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है फिर उसका जो रिजल्ट है वो दिखता है। तो कृष्णा स्वामी जी के टेन्योर में ही आपका जो पीएसएलवी और जीएसएलवी है इसमें मेजर माइलस्टोन जो है वो इसरो ने अचीव कर लिया था। साथ ही साथ ये डायरेक्टर भी थे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंसेज। ये सब इंस्टीट्यूशन को ध्यान में रखिएगा, कहां पर है, बैंगलोर में। और फिर इनको कई सारे अवार्ड्स मिले थे, पद्मश्री हो गया, पद्म भूषण हो गया, पद्म विभूषण, तीनों ही अवार्ड जो है, जो सिविलियन अवार्ड्स है, तीनों ही इनको मिले थे। फिर आगे बात करें तो फिर है आपका श्री जी माधवन नायर। इनका टेन्योर क्या था, इनका टेन्योर था 2003 से लेके 2009 तक, और इनके टेन्योर में ही चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ था। इनके टेन्योर में ही चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ था। चंद्रयान 1 ने क्या बताया था, चंद्रयान 1 ने बताया था कि मून के साउथ पोल पर भाई पानी है, मून के साउथ पोल पर पानी है। और जब ये चीज कंफर्म हुई थी चंद्रयान 1 के द्वारा, फिर चंद्रयान 2 को प्लान किया गया था कि अगर मून के साउथ पोल पर पानी है तो फिर अब इस मून के साउथ पोल को पढ़ना होगा। तो अगर यही नहीं पता चलता कि मून के साउथ पोल पर पानी है तो फिर चंद्रयान 2 का वो जो ऑब्जेक्टिव है कि मून के साउथ पोल पर लैंडिंग करनी है, वो ऑब्जेक्टिव ही नहीं हो पाता। तो इस वजह से इनका जो टेन्योर रहा है माधव नायर जी का, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि इनके टेन्योर में ही चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ था। इसको ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ इनको पद्म विभूषण भी मिला, इसी वजह से इनको 2009 में पद्म विभूषण भी मिला है। फिर आपके चेयरमैन रह चुके हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना। साथ ही साथ ये चेयरमैन रह चुके हैं स्पेस कमीशन, ठीक है, स्पेस कमीशन के रह चुके हैं, और चेयरमैन रह चुके हैं गवर्निंग बॉडी जो कि आपकी एंथ्रिक्स है, ठीक है, एंथ्रिक्स कॉर्पोरेशन। आगे बढ़े तो फिर आते हैं के राधाकृष्णन जी, जिनका टेन्योर था 2009 से लेके 2014 तक, और इनके टेन्योर में ही मंगलयान, ठीक है, मंगलयान मिशन जो कि मार्स को टारगेट करता था, इनके में सक्सेसफुल लैंडिंग हुई थी। तो ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा कि किसके टेन्योर में ये मेजर चीजें, किस चेयरमैन के टेन्योर में ये मेजर चीजें हुई थी। चंद्रयान 1 हो गया, मंगलयान हो गया, ठीक है, सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया हो गया, ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। ये आपके पीटी में पूछा जा सकता है, पीटी के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनके टेन्योर में ही आपका जो मंगलयान है, जो भारत जो है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मार्स पर पहुंच गया था, वो इनके टेन्योर में ही अचीव किया गया था। साथ ही साथ फिर ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज में भी थे, फिर ये डायरेक्टर की भी तरह काम किए इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। तो एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा है। आप जितना भी देखोगे, जितने भी इसरो के चेयरमैन रहे, जितना भी हमने कवर कर लिया है, जितने भी इसरो के चेयरमैन रहे हैं, उनका एक वास्ट एक्सपीरियंस रहा है, और फिर उस एक्सपीरियंस को उन सभी चेयरमैन ने इसरो की ग्रोथ में वो एक्सपीरियंस को यूटिलाइज किया है। इस वजह से 1963 से जब सफर साइकिल पर शुरू हुआ था इसरो का, और अब वो 2023 में वो पहुंच गया है चांद तक। तो ये साइकिल से चांद तक का जो सफर है ना, ये इसमें इसरो के सभी चेयरमैन, सभी, एक दो नहीं, सभी जितने भी चेयरमैन रहे हैं, सभी का एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है, जिसकी वजह से साइकिल से लेके चांद तक का सफर जो है वो तय हो गया। फिर आगे बढ़े तो वो है आपके श्री एएस किरण कुमार। इनका टेन्योर क्या था, इनका टेन्योर था आपका 2015 से लेके 2018 तक। इनके दौरान ही जो चंद्रयान 1 है और जो आपका मार्स ऑर्बिटर मिशन है, इन सब पे काम किया गया था। फिर साथ ही साथ जो नेविगेशन सिस्टम है, इंडियन नेशनल रीजनल नेविगेशन सिस्टम, ठीक है, इस पर भी काम किया गया था, और गगन जो है ये भी डेवलप किया गया था इन्हीं के टेन्योर में। तो इसी वजह से इनको पद्मश्री जो है वो अवार्डेड किया गया था 2014 में। साथ ही साथ ये डायरेक्टर की तरह भी काम किए हैं अहमदाबाद स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में। इस सब चीज को ध्यान रखिएगा, हालांकि ये बहुत ज्यादा चीजें नहीं पूछेगा, पर हाँ इंस्टीट्यूट को ध्यान में रखिएगा। फिर आगे बढ़े तो के सिवान जी, इनका टेन्योर था 2018 से लेकर 2022 तक। इन्हीं के टेन्योर में चंद्रयान 2 जो है वो लॉन्च हुआ था। इन्हीं के टेन्योर में चंद्रयान 2 जो है वो लॉन्च हुआ था, और चंद्रयान 2 बिल्कुल मंजिल के करीब, शायद 300 या 350 मीटर वो मून के सरफेस से था, और वहां पर फिर जो है वो ग्राउंड कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया था। ऐसा मत सोचेगा कि जो ग्राउंड कम्युनिकेशन ब्रेक हुआ था वो मून से बहुत ज्यादा दूर था, बिल्कुल करीब था, 300 या 350 मीटर की डिस्टेंस बची थी, पर वो जो सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी वो बस हो नहीं पाई, क्योंकि उस वक्त जो 15 मिनट ऑफ टेरर जिसे कहा जाता है, जो चंद्रयान 3 ने सरवाइव कर लिया, वो 15 मिनट ऑफ टेरर जो है वो चंद्रयान 2 नहीं सरवाइव कर पाया था। बस यही डिफरेंस था। अगर वो 15 मिनट ऑफ टेरर सरवाइव कर लेता तो चंद्रयान 2 भी पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो जाता। तो इनके टेन्योर में ही चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था, और बिल्कुल मंजिल के करीब
रह गया पर मंजिल को नहीं पा पाया। साथ ही साथ जो गगनयान मिशन की हम बात करें, जहां पर हम एस्ट्रोनॉट को प्लेस करेंगे, गगनयान मिशन जो है इसकी जो स्टार्ट है या इस पे जो काम करना शुरू हुआ था वो भी जो के शिवान जी हैं उन्हीं के टेन्योर के दौरान शुरू हो गया था। और चंद्रयान 3 की अगर हम बात करें तो डॉक्टर एस सोमनाथ का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है, पर इसमें के शिवान जी का भी कंट्रीब्यूशन रहा है, क्योंकि 2022 तक ये थे, 2022 तक ये इसरो के चेयरमैन थे। तो सभी चेयरमैन का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। ये एक पॉजिटिव रिले रेस है जो आगे बढ़ती गई है, जो लेगेसी है वो कैरी फॉरवर्ड होता चला गया, और इसी वजह से इसरो जो है जिसका सफर एक साइकिल से शुरू हुआ था वो अब चांद पर पहुंच गया, और अब हम सूरज पे पहुंचने की तैयारी करें। चांद को फतह कर लिया, अब हम सूरज को फतह करेंगे। तो के शिवान जी की बात करें तो डायरेक्टर रह चुके हैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के और लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के, और अभी जो प्रेजेंट चेयरमैन हैं वो हैं आपके डॉक्टर एस सोमनाथ। 2022 में अपॉइंट किए गए थे 11th चेयरमैन, 2022 में 11th चेयरमैन की तरह अपॉइंट किए गए थे। और ये जब इनका जब टेन्योर शुरू हुआ था तो सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज इनके सामने चंद्रयान 3 था कि किस तरीके से जो चंद्रयान 2 15 मिनट्स ऑफ टेरर नहीं सर्वाइव कर पाया था, किस तरीके से उसको सर्वाइव करना है। इस वजह से जो लैंडर को लैंड कराने का जो स्टेजेस था वो 4 स्टेज में ब्रेक किया गया था, ताकि स्मूथली लैंडिंग हो सके और 15 मिनट ऑफ जो टेरर है वो सर्वाइव किया जा सके। और वही 4 स्टेजेस की वजह से जो 15 मिनट ऑफ टेरर है उसे चंद्रयान 3 पूरी तरीके से सर्वाइव किया, और भारत दुनिया का पहला देश बन गया जो मून के साउथ पोल पर लैंड किया है। इनकी पूरी डिटेल मैंने बायोग्राफी कवर की है, मैं आपको स्टार्टिंग बता चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर से देख सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन में या तो आई बटन में आपको वो लिंक दिख रही होगी। तो अगर हम बात करें एस सोमनाथ चंद्रयान 3 के अलावा बहुत से मिशन पे काम करें, जैसे मैंने आपको बता दिया कि आदित्य L1 भी अब रेडी है पूरी तरीके से, आदित्य L1 पूरी तरीके से रेडी है। इस पे भी आदित्य L1 पे भी एक मैंने डिटेल वीडियो किया है, वो भी आप लिंक में या आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। आदित्य L1 मिशन पूरी तरीके से रेडी है, आदित्य L1 पूरी तरीके से रेडी है। फिर और भी इनके टेन्योर में जो चीजें हैं, जैसे लूपेक्स वो भी लॉन्च होने वाला, जहां पर इसरो और जापान की जो स्पेस एजेंसी वो मिलके वो मून पर ऑपरेशनल बेस बनाने की कोशिश करेंगी, क्योंकि लैंडिंग तो हो गई है पर एक बेस बना के जो टेस्ट हो सकता है वो मून पर हो सके। तो बहुत सारे एम्बिशियस मिशन जो है वो लाइंड अप हैं, और इसमें डॉक्टर एस सोमनाथ की चेयरमैनशिप का एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो ये था पूरा वीडियो 1963 से लेके 2022 तक जितने भी चेयरमैन हैं, जितने भी उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, जितने समय तक वो टेन्योर संभाले, वो सारी चीजें जो है कवर हो चुकी है। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। कोई डाउट रहेगा तो अपना डाउट जो है वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं या मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर जुड़ सकते हैं। तो मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा, खुश रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।